गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक से विज्ञान के अध्यापक के रूप में मैं कक्षा 7 की विज्ञान के अंतर्गत हिंदी माध्यम में विद्युत धारा और उसके प्रभाव जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसको आगे जारी करते हुए मैं बताने जा रहा हूँ, आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान देंगे इधर। आज हम इसको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इस टॉपिक को ध्यान दें। उपयोग की जा चुकी माचिस की डिब्बी की कार्डबोर्ड ट्रे लीजिए। इसके चारों ओर विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए। ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। अब इस तार के स्वतंत्र सिरों को चित्र 14.17 में दर्शाए अनुसार शीर्ष से होते हुए विद्युत सेल से संयोजित कीजिए। जिस दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करती है उसे नोट कीजिए। चुंबकीय सुई के निकट एक छड़ चुंबक लाइए, देखिए क्या होता है। अब चुंबक को हटा करके चुंबकीय सुई को ध्यान से देखते हुए स्विच को ऑन की स्थिति पर लाइए। आप क्या देखते हैं? क्या चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है? स्विच को वापस ऑफ की स्थिति में ले जाइए। क्या चुंबकीय सुई वापस अपनी आरंभिक स्थिति पर आती है? इस प्रक्रिया को कई बार दोहराएं। यह प्रयोग क्या संकेत देते हैं? हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है जो उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। जब हम कोई चुंबक इसके निकट लाते हैं तो सुई विक्षेपित हो जाती है। हमने यह भी देखा कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब भी सुई विक्षेपित होती है। क्या आप इन दोनों प्रेक्षणों में कोई संबंध स्थापित कर सकते हैं? क्या किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है? इसी प्रकार के प्रेक्षण ने हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित किया। वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। अतः जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। क्या यह आपको आश्चर्यजनक नहीं लगता? आइए देखते हैं। क्रियाकलाप 14.6 लोहे की लगभग 6 से 10 सेमी लंबी एक कील तथा लगभग 75 सेमी लंबा विद्युत रोधी यानी प्लास्टिक अथवा कपड़े से ढका हुआ अथवा इनेमल लेशित लचीला तार लीजिए। इस तार को कुंडली के रूप में कील पर कस करके लपेटिए। तार के स्वतंत्र सिरों को किसी स्विच से होते हुए 14.19 में दर्शाए अनुसार एक विद्युत सेल में से संयोजित कीजिए। कुछ पिन इस कील के सिरे पर अथवा इसके निकट लाइए। अब स्विच ऑन कीजिए और देखिए क्या होता है। क्या पिन कील की नोक से चिपकती है? स्विच ऑफ कीजिए। क्या पिन अब भी कील के सिरे से चिपके हैं? याद रखिए, इस क्रियाकलाप में एक बार में कुछ सेकंड से अधिक समय तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी है। यदि परिपथ को संयोजित छोड़ दें तो सेल शीघ्र ही दुर्बल हो जाएंगे, यानी सेल नष्ट हो जाएंगे। उपरोक्त क्रियाकलाप में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब विद्युत धारा का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबक तत्व सामान्य नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबकों को अति प्रबल बनाया
जा सकता है। ये अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं कि आपको कक्षा 6 के अध्याय 13 में दिखाए क्रेन के चित्र की याद है। इस प्रकार की क्रेनों के ऊपर क्रेनों के एक सिरे पर प्राय एक प्रबल विद्युत चुंबक लगा होता है। विद्युत चुंबकों का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए भी किया जाता है। डॉक्टर दुर्गावंश आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थों के छोटे कणों को बाहर निकालते हैं। निकालने में इन्हीं नन्हे विद्युत चुंबकों का उपयोग करते हैं। बहुत से खिलौनों के भीतर भी विद्युत चुंबक लगे हुए होते हैं। देखो, ये विद्युत चुंबक है, ध्यान से देखेंगे बच्चों। गौर से देखिए इस चित्र को। आगे देखेंगे विद्युत घंटी। हम सभी विद्युत घंटी से भली भांति परिचित है। इसमें एक विद्युत चुंबक होता है। आइए देखें विद्युत घंटी कैसे कार्य करती है। चित्र 14.20 में अभी हम पीछे के पन्ने पे दिखाऊंगा मैं आपको। एक विद्युत घंटी का विद्युत परिपथ दर्शाया गया है। इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा हुआ होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। तब वह लोहे की पत्ती का अपने ओर खींचती है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचता है तो यह परिपथ को भी तोड़ देता है। इससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। क्या कुंडली अब भी विद्युत धारा चुंबक बना रही है? अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती है। यह लोहे की पत्ती को अपनी ओर नहीं खींचती। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर के पुनः संपर्क पेच से कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा थोड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है। यह प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। हर बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है और इस प्रकार विद्युत घंटी बजती है। हमारा ये अध्याय आज समाप्त हुआ है बच्चों। इसमें कई महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, उन शब्दों को अपन देखेंगे। बैटरी, विद्युत परिपथ, विद्युत अवयव, लघुपथन, विद्युत घंटी, विद्युत चुंबक, विद्युत फ्यूज, सेल होल्डर, विद्युत साधित्र्य, विद्युत का तापीय प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव और कुंडली। अब तक हमने जो सीखा वह मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। विद्युत अवयवों को उनके प्रतीकों द्वारा निरूपित करना सुविधाजनक होता है। इसका उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ को परिपथ आरेख द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार तप्त हो जाता है। यह विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव के बहुत से अनुप्रयोग हैं। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में से जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होने से पिघल करके टूट जाते हैं। इन पदार्थों का उपयोग विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है जो विद्युत परिपथों को क्षति तथा आग से बचाते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। लोहे के किसी टुकड़े पर विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारा प्रभावी कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक बहुत सी युक्तियों के उपयोग किए जाते हैं। यह अभ्यास प्रश्न है। ये विद्युत परिपथों के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक अपने नोटबुक पर खींचिए।
संयोजक तार स्विच ऑफ की स्थिति में, विद्युत बल्ब, विद्युत सेल, विद्युत स्विच ऑन की स्थिति में बदलेगी। चित्र 14.21 में दर्शाए गए विद्युत परिपथ को निर्मित करने के लिए परिपथ आरेख खींचें। इसी प्रकार से 14.22 में 4 सेल दिखाए गए हैं। खींच करके निर्देशित कीजिए कि 4 सेलों के टर्मिनलों के तारों को संयोजन करने वाले आप कैसे बैटरी बनाएंगे। इसी क्रम में 14.23 में आप देखेंगे बल्ब दीप्त नहीं हो पा रहा है, क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? परिपथ में आवश्यक परिवर्तन कीजिए। विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों के नाम। अब जब किसी तार के प्रभाव का स्विच ऑन करते हैं तो तार को निकट चुंबकीय सुई, ये सारे प्रश्न आपको करने हैं। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, ये आपको रिक्त स्थान भरना है। प्रश्न नंबर 9 में सत्य सत्य बताना है, जो आपको नहीं करना है, केवल आप इसमें किताब में निशान लगा लें। इसी क्रम में हमारा क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 आपको करना है बिल्कुल पूर्ण तरह से। और इसी के साथ हमारा ये आज का चैप्टर समाप्त हुआ। कल हम नए चैप्टर प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। देखिए आप ये थोड़ा सा ये देख लें, ये विद्युत दोलक के आविष्कार का श्रेय प्राय थॉमस अल्वा एडिसन को दिया जाता है। यद्यपि इनके पूर्व भी अन्य वैज्ञानिक इस पर कार्य कर चुके थे। एडिसन विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे। उन्होंने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र, कैमरा तथा कार्बन प्रेषक सहित लगभग 1300 आविष्कार किए। उन्हीं के आविष्कारों के बाद में टेलीफोन के आविष्कार को सुगम बनाया गया। ये हैं थॉमस अल्वा एडिसन, जिनका 1847 में जन्म हुआ और 1931 में उनकी मृत्यु हो गई। यह हमारी बहुत बड़ी विज्ञान की उपलब्धि थी। बच्चों, मैं आपसे भी बताना जा रहा था कि अब कल हम जो नया चैप्टर पढ़ेंगे, प्रकाश चैप्टर नंबर 15, वो हम पढ़ेंगे। पर उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि आज हमने 14 पाठ विद्युत धारा और उसके प्रभाव समाप्त किया है। इसके सभी प्रश्नों को आपको हल करना है। इसी के साथ मेरा आप लोगों से निवेदन है या आदेश मान लीजिए आप कि आप लोगों को प्रोजेक्ट शीट खरीदनी है और प्रोजेक्ट शीट खरीद करके उसे भर करके विद्यालय में जमा करवानी है, जांच करवानी है। जांच के पश्चात आप उसमें से प्रश्न उत्तर याद करें। उन्हीं शीट के आधार पर ही प्रश्न उत्तरों की से आपकी हाफ ईयरली परीक्षा और हाफ ईयरली के वार्षिक परीक्षा का आयोजन होगा। यदि आपने खरीद लिए तो बहुत बढ़िया, नहीं खरीदी है तो तुरंत प्रभाव से आप खरीद लें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, गुड बाय बच्चों।